मतलब अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तक आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है तो वेरीफाई कर दें। राइट, ओके, सो दिस इज सेक्शन ए बी, या ए बी। सो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने जो चीज़ें की थी उसमें एडिशनल इनहेरिटेंस से रिलेटेड एडिशनल जो टॉपिक्स थे हमने उनको डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड, यानी कि इफ़ एंड डेफ मैक्रोज वगैरह को हमने देखा था, कंस्ट्रक्टर के इन्वोकिंग ऑर्डर को हमने देखा था, और इस तरह की काफ़ी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आई थिंक आपको मैंने एक फूड फॉर थॉट दिया था कि अगर हम ये काम करना चाहें तो वो क्या था, किसी को याद है? आई थिंक द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक कि इफ़ आई वांट टू कॉल द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ से ग्रैंड पेरेंट क्लास या इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास from the child classes function, so could I do that? Do you have any comments on that? Anyone? All of the students who are here without their roll number, kindly go back and come in the class again with your roll number. 5 से 10 मिनट के बाद मैं क्लास को लॉक कर दूंगा, तो अभी लॉग आउट करके रोल नंबर के साथ लॉग इन हो जल्दी। मोहम्मद हन्नान इज सेइंग दैट मे बी वी कुड मेक अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। डिफ़ॉल्ट तो बनाएं ना बनाएं, कॉल तो डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है। माई क्वेश्चन वॉज कि व्हाट इफ़ वी वांट टू कॉल अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड क्लास। एक्सक्यूज मी। सो आई थिंक आपका कोड में ओपन कर लूँ उसके बाद फिर। आवर्स वॉज 17th of July, दिस वन, या मैनेजर, एम्प्लॉई, सेल्समैन। राइट, सो ऑल राइट। सो आई थिंक हमने एम्प्लॉई का नहीं बल्कि सेल्समैन का जब कंस्ट्रक्ट, सॉरी, आई थिंक इसमें हमने नहीं की हुई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुई हुई है इसमें। एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई के बाद मैनेजर, और मैनेजर, बल्कि मैनेजर और सेल्समैन दोनों एम्प्लॉई से इनहेरिट हो रहे हैं। एक और क्लास बनाते हैं और उसमें हम मैनेजर को अगर इनहेरिट करते हैं, चलें वो फिर कोडिंग में ज़्यादा वो हो जाएगी बात, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू कि ऐसा हो सकता है या नहीं। सो द थिंग इज़ कि मैंने आपको ये कहा था कि अगर मैं मेंबर, सॉरी, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, जिस तरह यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैनेजर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको अगर मैं रन करूं तो चाइल्ड का कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, लेकिन उससे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा था, हमने सीख कर ये इसको आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया था। कैसे? एम आई एल को यूज़ करके हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉय का इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए, एम्प्लॉय के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए, रादर देन कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ ना लिखता तो मैनेजर का जब ऑब्जेक्ट बनता तो एम्प्लॉय का भी डिफ़ॉल्ट कॉल होता, और यहाँ पर ये ना लिखता तो मैनेजर का ऑब्जेक्ट जब बनता तो एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट ही कॉल होता। उसके अलावा आर्गुमेंटेटेड कॉल करने के लिए ये तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है एम का। बट आपको मैंने ये कहा था कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैनेजर का ऑब्जेक्ट बन रहा है और एम्प्लॉय का तो हमने डिफ़ॉल्ट कॉल कर लिया, लेट सपोज कि एम्प्लॉय भी किसी से अगर ड्राइव हुई भी होती, से पर्सन से अगर ड्राइव हुई भी होती है क्लास, एम्प्लॉय की क्लास अगर पर्सन से ड्राइव है, तो पर्सन की जो क्लास होगी वो मैनेजर की एक तरह से ग्रैंड पेरेंट क्लास हो जाएगी। पेरेंट क्लास एम्प्लॉय और ग्रैंड पेरेंट क्लास वुड बी पर्सन। सो अगर पर्सन का मैं आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहूँ तो देयर इज़ नो वे, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, करके आप खुद देख लीजिएगा।
there is no way you can call an argumentated constructor from the constructor of a grandchild class. एक्चुअली बात ये है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताई और उसको बताने के लिए मैंने आपको लिए ये वर्ड्स यूज़ किए. एक्चुअली वर्ड्स ये हैं कि यू कैन नॉट एवर कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ योर इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास, दैट्स इट. आप अपने इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास को के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते. आप ये कर सकते हैं कि मैनेजर से एम्प्लॉय का कॉल हो रहा है तो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ पर आप पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें MIL के थ्रू. ये काम आप कर सकते हैं. लेकिन मैनेजर के ऑब्जेक्ट बनते ही आप डायरेक्ट मैनेजर को नहीं कह सकते कि भाई मैनेजर का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ग्रैंड पेरेंट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो. ऐसा नहीं कर सकते आप. आपको आप एम्प्लॉय का बता सकते हैं, जो इमीडिएट पेरेंट है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना चाह रहे हैं. लेकिन इनडायरेक्ट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ पर नहीं बता सकते. वो ये बता सकती है क्योंकि इसका वो डायरेक्ट पेरेंट होगा. और इसी तरह डायरेक्ट पेरेंट का आप बता सकते हैं, इनडायरेक्ट पेरेंट का आप नहीं बता सकते. तो ये बात तो हो गई हमने जो लास्ट क्लास में थोड़ी सी बात की थी उसको मैंने ज़रा सा यहाँ पर रिपीट कर दिया है. अब आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर. एंड द टॉपिक इज़ पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस. एक्चुअली टॉपिक वास्ट है, वर्चुअल फंक्शंस के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन वर्चुअल फंक्शन समझने से पहले हमें पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस समझना होगा. उससे भी पहले हमें डायनामिक ऑब्जेक्ट समझने होंगे और फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. सो द थिंग इज़ कि मेन में हम आते हैं और अभी तक मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों से मैं क्वेश्चंस भी करता जाऊँगा, तो चैट पे रहिएगा, मुझे जवाब देते रहिएगा. अगर मैं एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी, और मैं कहता हूँ ई डॉट 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 गेट नेम सेट नेम, किस फंक्शन को कॉल करें, कोई सिंपल फंक्शन हो जिसको हम कॉल करें और सिर्फ अपनी आउटपुट देख सकें. कैलकुलेशन वगैरह को छोड़ देते हैं. कैलकुलेट सैलरी को कॉल कर लेते हैं. राइट, सैलरी इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू 100 एंड दैट्स इट. सो मेन कहाँ गया, ये रहा. ई डॉट कैलकुलेट सैलरी प्रिंट कर रहा था या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा, यानी मुझे इसको सी आउट करवाना पड़ेगा यहाँ पे. राइट, सो वी ऑल नो क्या प्रिंट होगा. एम्प्लॉय का अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो आई थिंक आवर्स वर्क 0 हो जाएंगे और द आंसर वुड बी 0, कि भाई कोई जो है नहीं है, आपकी सैलरी बनी 0. अगर मैं एम्प्लॉई के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसकी वैल्यू सेट करवा दूँ या सेटर कॉल करके इसके आवर वर्क सेट करवा दूँ तो फिर वैल्यू में फ़र्क पड़ जाएगा. सो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ये एक ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्लॉय का. सेम केस में इसी तरह बिल्कुल इसी तरह लेट सपोज कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये चले मैनेजर का नहीं, मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ एम्प्लॉय टाइप का, और फिर मैं इस पॉइंटर का नाम रख देते हैं EPTR. और मैं इसके थ्रू अगर ये कॉल करता हूँ, देखें अगर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ तो मैं पॉइंटर के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ. अच्छा, पॉइंटर के थ्रू कॉल करते हैं तो ऐसे करते हैं, वी ऑल नो दैट, एरो ऑपरेटर के थ्रू. अब इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ. लेट सपोज कि मैं एम्प्लॉई को अगर आवर्स वर्कड कॉल कर रहा हूँ तो ई डॉट सेट आवर्स वर्कड, इसने भाई 3 घंटे काम किया है लेट सपोज, और EPTR के थ्रू अगर मैं कॉल करता हूँ तो सेट आवर्स वर्कड 6. राइट, सो द आंसर इज़ 300. और अब इसके बाद ये आउटपुट आई है. यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो ये, अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ से अगर 300 प्रिंट हुआ है तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाना चाहिए था? आंसर बताएं मुझे चैट पे जल्दी से. इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल किया है, 3 बना और 3 के थ्रू कैलकुलेट सैलरी कॉल हुआ, 300 प्रिंट हो गया. यहाँ पर 6 प्रिंट हुआ, 6 के थ्रू कैलकुलेट सैलरी कॉल हुआ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए था? 600 प्रिंट होना चाहिए था. राइट, 600 प्रिंट नहीं हुआ. क्यों प्रिंट नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ अभी.
अच्छा, एक चीज़ और नोट करना, अभी सबकी नज़रें स्क्रीन के ऊपर रहें, एक चीज़ और नोट करना, और उससे शायद आपको पता लग जाएगा कि 600 क्यों प्रिंट नहीं हो रहा। मैं आप लोगों से ही पूछूंगा और वो मैं नोट आप लोगों को करवा रहा हूँ, फिर आप जवाब मुझे दीजिएगा कि क्यों प्रिंट नहीं हो रहा। और नोट आप लोगों ने ये करना है कि मैंने रन किया और देखें अभी मेरे पास रन ख़त्म नहीं हुआ, अब ख़त्म हुआ है जाके। ये जो प्रोसेस रिटर्न वाली चीज़ है, ये होता है जब आपका कोड रन होकर ख़त्म हो जाए, तब ये प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस रिटर्न वाली चीज़ काफ़ी देर बाद आ रही है, यानी कि प्रोग्राम कहीं फंस जाता है बीच में। तो अब मुझे बताएं कि 600 क्यों प्रिंट नहीं हो रहा। बिकॉज पॉइंटर की वजह से हो रहा है। यस, वाई 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 इज इट डूइंग दिस? क्यों हो रहा है? पॉइंटर की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है? यू आर क्लोज, आप एक स्टेप चल गए हैं। आपको पता है कि ये पॉइंटर की वजह से हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया, पॉइंटर से कॉल किया, इस वजह से ये फंस रहा है। लेकिन क्यों फंस रहा है? गुड, अब्दुल कादिर का आंसर, इसका सेकंड पार्ट जवाब सही है। वो ये है कि आपने इस पॉइंटर को कोई एड्रेस नहीं दिया। ये पॉइंटर तो बन गया, लेकिन इस पॉइंटर को आपने कोई एड्रेस ही नहीं दिया। तो ये किस एड्रेस पर जाकर 6 लिखेगा, किस एड्रेस पर जाकर कैलकुलेट सैलरी करेगा, किस एड्रेस पर जाकर सैलरी को 6 असाइन करेगा, जबकि इसके पास एड्रेस कोई है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक एड्रेस होल्ड करने के लिए पॉइंटर बना हुआ है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे काम हो जाएं, तो यहाँ पर या तो मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूँ और इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करता रहूँ तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट इफ़ आई वॉन्ट कि ये पॉइंटर ही रहे और ये चीज़ें भी काम कर लें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे बताएंगे आप लोग खुद। क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे बराबर करना पड़ेगा किसी चीज़ के। किसके? क्या लिखूँ यहाँ पे? यानी कि इसमें मुझे किसी चीज़ का एड्रेस डालना पड़ेगा। बाबर हंस कह रहे हैं एंड ई पी टी आर। दैट इज़ अजीब। ई पी टी आर इज़ अ पॉइंटर इन इट सेल्फ। एंड पी टी आर हमने ई पी टी आर नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल, एंड एम्प्लॉई, एंड वेरिएबल। व्हाट इज़ एंड वेरिएबल? फजला, सॉरी जाहिद खान। फजला का जवाब आई थिंक सही है। एंड एम्प्लॉई कह रही हैं वो। ट्राई टू राइट द सेम थिंग्स जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप एंड एम्प्लॉय लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप एंड क्लास लिख रहे हैं। क्लास का नाम एंड के साथ थोड़ी ना आएगा। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? एंड ई। गुड, बाबर हंस इज़ राइट, महर खान न्याजी इज़ राइट। दे आर सेइंग कि आप अगर इसमें एड्रेस दे दें ई का तो इट इज़ टोटली लीगल, क्योंकि ये पॉइंटर एम्प्लॉय टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय टाइप का है। आप इसका एड्रेस इसमें डाल सकते हैं और फिर जब इसके थ्रू कॉल करेंगे तो फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 300 प्रिंट होगा और यहाँ पर 600 प्रिंट होगा। बट यहाँ पर एक और बात समझने की है कि ऑब्जेक्ट एक ही बना हुआ है, ई। उसको पहले आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, डॉट ऑपरेटर के थ्रू ये दोनों चीज़ें करवाई, और फिर उसका एड्रेस ई पी टी आर में डालकर उसी ऑब्जेक्ट को आपने ये दोनों चीज़ें दोबारा करवाई। यानी कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, 3 से 6 हो जाएगी, अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह कायम रहे और ये एक अलग ऑब्जेक्ट बने, तो इस सिचुएशन में आप इसको बजाय इसके कि ई का एड्रेस दें, आप इसमें नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस देने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें न्यू और आगे कंस्ट्रक्ट कर दें एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू। आपने कंस्ट्रक्ट कॉल किया। अब इस बात को अगर एक दफ़ा में समझ लेंगे तो बात आसान हो जाएगी आगे के लिए। आपने इसको किसके बराबर किया? किसी एड्रेस के बराबर नहीं। आपने इसको कहा कि एक कंस्ट्रक्ट किया जाए ऑब्जेक्ट, किस टाइप का? एम्प्लॉय का। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट बनाएगा। रिमेंबर कि इस ऑब्जेक्ट का वो नाम हमें नहीं देगा, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाएगा और न्यू का काम ये है कि इसने जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनवाया वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर बना है उसका एड्रेस न्यू लेके ई पी टी आर में सेव कर देगा। वही काम जो यहाँ पर एंड ई कर रहा था। बस फ़र्क ये है कि जब एंड ई कर रहे थे तो ई बना हुआ था, बने बनाए ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेकर एंड ने ई पी टी आर में सेव करवा दिया। लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हो तो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है एम्प्लॉय टाइप का और उसका एड्रेस न्यू लेके ई पी टी आर में सेव करवा रहा है। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
थोड़ा सा मैंने इसको एलॉबरेट अभी किया है क्योंकि इससे रिलेटेड अभी थोड़ी सी और चीज़ें आएंगी। तो आपने एक नया एम्प्लॉय अगर बना दिया, नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब 300 अलग अपनी जगह रहेगा और 600 अलग अपनी जगह प्रिंट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो मुझसे पूछें। ठीक है, 300 अलग प्रिंट हो गया और 600 अलग, दोनों अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ये अलग ऑब्जेक्ट बना, ये अलग ऑब्जेक्ट बना। राइट, एनी क्वेश्चन अभी तक? आई थिंक होना नहीं चाहिए, वही चीज़ें जो कि हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं। ओके, सो ये बात तो हो गई कि EPTR के अंदर आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर भी एड्रेस डाल सकते हैं, पुराने ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं एक नई चीज़ के ऊपर, और वो ये है कि लेट्स सपोज़ कि मैं अब थोड़ी सी सिंप्लिसिटी की सेक के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को कॉल करने के बजाय एक नया फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू बी सिंपल, एज मच सिंपल एज वी कुड। तो एम्प्लॉय के अंदर मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन को हम कहते हैं void foo। कोई एक फंक्शन बना रहे हैं, इसकी डेफिनेशन में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके हमें बताएगा कि ये फू कौन सी क्लास का है। यानी कि ये सिर्फ सी आउट करेगा, सॉरी बस आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सा फंक्शन है। राइट, एम्प्लॉय की क्लास में मैंने एक फू का फंक्शन बनाया और कोई इसमें नई बात नहीं है। मैं यहाँ पर आके अगर e.foo करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, बताएं ज़रा क्या प्रिंट होगा? एम्प्लॉयज़ फू प्रिंट होगा ऑब्वियसली। और अगर मैं EPTR के थ्रू फू कॉल करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? कॉल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एम्प्लॉयज़ फू ही कॉल होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी। अब आते हैं एक मुख्तलिफ चीज़ के ऊपर, और वो ये कि लेट्स सपोज़ कि मैं इस फू के फंक्शन को करता हूँ ओवरराइड मैनेजर के अंदर। अच्छा, अगर मैनेजर के थ्रू अगर मैं कॉल करूँगा तो मैनेजर में भी ये फंक्शन आ चुका होगा डिज़ाइन होके, इनहेरिट होके। यानी कि अगर मैं ये काम करता हूँ से मैनेजर m और मैं कहता हूँ m.foo, तो क्या कॉल होगा, क्या प्रिंट होगा? वही प्रिंट होगा कि एम्प्लॉयज़ फू। राइट, एम्प्लॉयज़ फू एंड एम्प्लॉयज़ फू, यही कॉल होगा क्योंकि वही फू का फंक्शन इनहेरिट होकर मैनेजर के अंदर आ रहा है। हाँ, अगर मैं ये कर दूं कि मैनेजर के अंदर इस फंक्शन को ओवरराइड कर दूं, मैनेजर के अंदर अगर इस फंक्शन को ओवरराइड कर दूं, यानी कि ये काम अगर कर दूं कि मैनेजर्स फू प्रिंट हो जब मैनेजर कॉल हो, तो अब ऑब्वियसली चूंकि ये ओवरराइड हो चुका है, और अगर मैं मैनेजर के थ्रू कॉल करूंगा तो मैनेजर का कॉल होगा फू, और अगर एम्प्लॉय के थ्रू कॉल करूंगा तो एम्प्लॉय का कॉल होगा। ठीक है, यही आप बात देख रहे हैं कि पहले एम्प्लॉय का कॉल हुआ स्टैटिक ऑब्जेक्ट के थ्रू, फिर एम्प्लॉय का कॉल हुआ डायनामिक ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसको डायनामिक ऑब्जेक्ट कहते हैं जो कि आप रन टाइम के ऊपर न्यू के थ्रू बनाते हैं। डायनामिक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ, और मैनेजर के थ्रू जब फू को कॉल किया तो मैनेजर का फू कॉल हो गया। कोई इशू नहीं है अभी तक हमारे इस सारे कोड के अंदर। कोई अगर इशू है तो मुझसे पूछ लें, अभी वक्त है आप लोगों के पास पूछने का, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी आगे की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह मैनेजर में मैंने किया है, मैं सेल्समैन में भी कर लेता हूँ इसको एक दफ़ा इनहेरिट, सॉरी ओवरराइट। तो एग्जैक्टली यही फंक्शन मैं ओवरराइट करके सेल्समैन के अंदर भी लिख दूंगा। और मेन के अंदर हम s.foo अगर मैं करूँगा तो ऑब्वियसली सेल्समैन का फू कॉल होगा। अच्छा, अब चूँकि हम कंस्ट्रक्टर को बार बार प्रिंट करवा कर हम इन्वोकिंग ऑर्डर के ऊपर भी काम कर चुके हैं, तो मैं कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ों को कमेंट कर रहा हूँ ताकि हम प्रिंटिंग को आसानी से देख सकें।
I'm just commenting these. ताकि आउटपुट हमारे पास इस तरह से आ जाए। तो भाई क्या 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 कॉल हुआ, एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बना, ई डॉट फू कॉल हुआ, एम्प्लॉयज़ का फू कॉल हो गया, एम्प्लॉय का एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बना, वही ऑब्जेक्ट बना, लेकिन अब ये है कि उसका नाम नहीं है हमारे पास, सिर्फ उसको हम एड्रेस के थ्रू हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो न्यू के थ्रू बना है। तो ई बी टी आर फू, एम्प्लॉय का फू कॉल हुआ, मैनेजर एम डॉट फू, मैनेजर का फू कॉल हुआ, सेल्स एस डॉट फू, सेल्समैन का फू कॉल हो गया, राइट। ओके, सो दिस थिंग आप ये कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर दें। देखें, ये चारों चीज़ें एक ही तरह की हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ तो अब देखें कि ये पॉइंटर है, और पॉइंटर के थ्रू अगर आप फू को कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंटर में किसी का एड्रेस नहीं है। ये जो स्टेटमेंट मैंने डाली है ये सिर्फ इस वजह से डाली है ताकि इस पॉइंटर के अंदर एक नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाए। इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ, एंड ई कर दूँ, इससे क्या होगा, बने बनाए ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है इसका एड्रेस आ जाएगा ई पी टी आर में क्योंकि एम्प्लॉय टाइप का पॉइंटर है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट बने, खुद बने, मैं नहीं बना रहा, खुद एक नया ऑब्जेक्ट बने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू और उसका एड्रेस न्यू के थ्रू कहाँ चला जाए, इसके अंदर, यानी कि इसको मैं एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, दैट्स इट। ई पी टी आर को मैं एक नया एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ई का भी असाइन कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसका भी असाइन कर सकता हूँ। अगर मैं नया ऑब्जेक्ट बनाकर असाइन कर दूंगा और फिर फू को कॉल करूँगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा उसके थ्रू फू कॉल हो रहा होगा। लेकिन अभी फू ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फू के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट हो रही है, कोई अलग वैल्यूज़ प्रिंट नहीं हो रही जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ई पी टी आर की वैल्यू है या ई की वैल्यू है। वी आर जस्ट सेइंग कि फू कौन सी क्लास का कॉल हो रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय का कॉल हो रहा है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय का कॉल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय का एड्रेस है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, डायनामिक है। और यहाँ पर मैनेजर का कॉल हो रहा है क्योंकि ये मैनेजर के थ्रू कॉल हो रहा है, और यहाँ पर सेल्समैन का कॉल हो रहा है क्योंकि ये सेल्समैन के थ्रू कॉल हो रहा है, राइट। सो देयर इज़ नथिंग न्यू पर से। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, अब आते हैं एक नए काम के ऊपर, और नया काम ये है कि ये मैनेजर बना दिया ना मैंने, इस मैनेजर को मैं ले जाता हूँ कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। इसी तरह ये दोनों चीज़ें भी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल वी। राइट, सो देयर इज़ समथिंग कि वही चीज़ें मैंने सिर्फ उसकी जो है अरेंजमेंट चेंज की है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, मैनेजर का ऑब्जेक्ट है, सेल्समैन का ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय का एक पॉइंटर बनाकर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट भी बना दिया, यानी कि एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ काम नहीं किया। और उसके अलावा फू को फंक्शन को कॉल किया, ई बी टी आर के थ्रू भी कॉल किया, एम के थ्रू भी कॉल किया, इसके थ्रू भी कॉल किया, इसके थ्रू एम्प्लॉय का फू कॉल हुआ, इसके थ्रू भी एम्प्लॉय का कॉल हुआ, इसके थ्रू मैनेजर का कॉल हुआ क्योंकि ये एम के थ्रू है, इसके थ्रू सेल्समैन का कॉल हुआ क्योंकि ये एस के थ्रू है। अब आती है बात ये कि अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज न्यू के बजाय ई का एड्रेस डाल देता हूँ, सॉरी, अब भी वही काम होगा कि भाई एम्प्लॉय का फू ई पी टी आर चूँकि एम्प्लॉय टाइप का है, तो बजाय मैंने इसके फ़र्क क्या किया है, मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर ई पी टी आर नहीं डाला, बल्कि क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसका एड्रेस डाल दिया ई पी टी आर में और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया, नो इशू। अब मैं एक काम करने लगा हूँ और उस काम में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको होपफुली बात फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएगी। और वो बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैंने किसका एड्रेस दिया, ई का। अगर मैं इसको एम का एड्रेस दे देता हूँ तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, या इज दिस इवन लीगल, because EPTR is a type can hold the address of class object of employee. What do you guys think about this?
EPTR equal to %m. What about this? I'm not getting any answers. I'll still wait. I think टाइप कर रहे होंगे आप या इंटरनेट में लैग होगा. Yeah, a few students are saying that it is possible, and a few are just speculating that it might be possible because this class is an inherited class of the employee class. राइट. सो आप लोगों के जहन में ये चीज़ है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि यू थिंक दैट दिस इज़ ओके, बिकॉज मैनेजर की क्लास भी तो एम्प्लॉय की क्लास के टाइप की ही है, यानी कि एम्प्लॉय का एड्रेस भी तो आ सकता है एम्प्लॉय के पॉइंटर के अंदर, उसकी ड्राइव्ड क्लास का भी एड्रेस आ सकता है. तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने यही सीख लेनी है आज, वो यही है कि अ पेरेंट क्लासेस पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस ऑब्जेक्ट. ये आज की आपने पहली चीज़ नोट कर लेनी है कि पेरेंट क्लास का अगर एक पॉइंटर है तो उसमें चाइल्ड क्लास का आप एड्रेस डाल सकते हैं. इट इज़ टोटली लीगल. ये बात हो सकती है. आप लाजमी नहीं है कि जिस तरह का पॉइंटर है उसी तरह का आप एड्रेस डालें इसके अंदर. आप इसके अंदर इसकी चाइल्ड क्लास की तरह का एड्रेस भी डाल सकते हैं. ठीक है. सो पहली बात तो आपने ये सीख ली. रन करके मैं देखता हूँ कि हो क्या रहा है, और आप लोगों को भी कहता हूँ कि देखें कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है. सो देर इज़ नो, इन चारों के अगेंस्ट ये चीज़ प्रिंट हो रही है. देर इज़ नो चेंज इन दीज थिंग्स. यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन EPTR के थ्रू जब फू कॉल हो रहा है तब भी एम्प्लॉई का ही फू कॉल हो रहा है, जबकि आपने एड्रेस इसमें मैनेजर का डाल दिया है. यही काम हम एक और दफ़ा करते हैं. अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ, राइट. चलो मैं इसको भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए अलग सा बना देता हूँ कि दिस इज़ EPTRs. ठीक है जी. EPTR का फू है ये. अच्छा, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से ये कर रहा हूँ मैं. सिर्फ इससे पहले ये प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ये EPTR का फू है. ठीक है. तो EPTR के फू में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ फू कॉल हो रहा है जब एम्प्लॉय का है. तो अगर मैं मैनेजर का एड्रेस डाल देता हूँ तो इट इज़ रनिंग, इट इज़ लीगल. एम्प्लॉय का फू. अगर मैं इसमें सेल्समैन का एड्रेस डाल देता हूँ तब भी एम्प्लॉय का फू. बट अब मैं अपनी अगली बात करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बट व्हाट डू वी वांट. इसका जवाब आप मुझे दें. व्हाट डू वी वांट, कैसा हो जो मैंने अभी करके दिखाया आपको वन बाय वन. इसका एड्रेस डाला तब भी एम्प्लॉय, इसका एड्रेस डाला तब भी एम्प्लॉय, इसका एड्रेस डाला तब भी एम्प्लॉय. What if we want the other way around? And what is the other way around? Tell me. What do we want? No answers yet. Tell me. My question is that जब मैं यहाँ पर S के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ तब भी एम्प्लॉय का फू प्रिंट हो रहा है. M के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ तब भी एम्प्लॉय का फू प्रिंट हो रहा है. E के थ्रू कर रहा हूँ तब भी एम्प्लॉय का फू प्रिंट हो रहा है इसके थ्रू, EPTR के थ्रू. अगर मैं ये चाहूँ, अगर मैं इससे कुछ मुख्तलिफ चाहूँ तो वो मुख्तलिफ चीज़ क्या होनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ. क्या इससे मुख्तलिफ क्या हो सकता है कि हर जगह एम्प्लॉय का प्रिंट ना हो बल्कि क्या हो.
यस, कि मैनेजर से मैनेजर का फू कॉल हो और सेल्समैन के थ्रू सेल्समैन का फू कॉल हो और इस तरह की चीज़ों से इस तरह का जो जिसका एड्रेस है उसका कॉल हो। सो अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि व्हाट डू वी वांट, हम ये नहीं चाह रहे कि जिस तरह का पॉइंटर है एम्प्लॉय की तरह का पॉइंटर है, इस वजह से हमेशा एम्प्लॉय का ही फू कॉल कर रहा है, चाहे इसमें एड्रेस सेल्समैन का हो, चाहे चाहे मैनेजर का हो, चाहे दूसरी किसी चीज़ का हो। वी वांट के जब ईपीटीआर के थ्रू फू कॉल किया जाए तो ये देख कर ना कॉल किया जाए कि ईपीटीआर किस टाइप का है। ये है तो एम्प्लॉय की टाइप का, इस वजह से हमेशा एम्प्लॉय का फू कॉल कर रहा है। बट हम ये चाह रहे हैं, सॉरी, हम ये चाह रहे हैं कि ईपीटीआर के थ्रू जब फू कॉल हो तो ये ना देखा जाए कि ये किस टाइप का है, बल्कि ये देखा जाए कि इसके अंदर एड्रेस किस टाइप का है। यानी कि जब इसमें एड्रेस सेल्समैन का हो तो ये जब फू कॉल करे ईपीटीआर के थ्रू तो सेल्समैन का फू कॉल हो। अगर यहाँ पर एड्रेस मैनेजर का हो तो मैनेजर का फू कॉल हो जाए। अगर एड्रेस एम्प्लॉय का हो तो एम्प्लॉय का फू कॉल हो जाए। यानी कि हम ये नहीं चाह रहे कि ये किस टाइप का है, ये ना देखा जाए कि ये किस टाइप का है, बल्कि ये देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, टाइप ना देखी जाए, ये देखा जाए कि इसके अंदर किस चीज़ का एड्रेस है, उस तरह से ये चीज़ कॉल की जाए। अगर मैं ये करना चाहूँ तो ये काम अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, मैं आपको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। और अभी हम अगर ये प्रिंट कर रहे हैं तो सी ई डॉट फू, ई किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का है, इस वजह से एम्प्लॉय का फू कॉल हो रहा है। फिर ई पी टी आर डॉट फू जब आप कॉल करते हो तब भी एम्प्लॉय का फू कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ई पी टी आर एम्प्लॉय टाइप का है। एम डॉट फू आप कॉल कर रहे हो तो मैनेजर फू कॉल हो रहा है, यानी कि मैनेजर का फू कॉल हो रहा है क्योंकि एम मैनेजर टाइप का है। एस डॉट फू कर रहे हो तो सेल्समैन का फू कॉल हो रहा है क्योंकि एस सेल्समैन टाइप का है। बट वी वांट के ई पी टी आर में चूंकि एड्रेस सेल्समैन का है तो वी वांट के यहाँ पे एम्प्लॉय का फू कॉल ना हो, सेल्समैन का फू कॉल हो, क्योंकि ई पी टी आर के अंदर सेल्समैन है और ई पी टी आर के अंदर अगर मैनेजर का एड्रेस हो तो मैनेजर का फू कॉल हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इफ़ वी वांट टू डू दिस, द सोल्यूशन इज, इट इज़ अ सोल्यूशन, और फिर इसकी अगली डिटेल्स के ऊपर आएंगे। द सोल्यूशन इज कि जो फंक्शन आप ओवरराइड कर रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो कि इस फंक्शन पे ये देखा जाए, जब ये फंक्शन कॉल किया जाए तो इसकी टाइप ना देखी जाए बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो देखी जाए, तो इस फंक्शन को जिस पर आप ये चीज़ रन करना चाह रहे हो, पेरेंट क्लास के अंदर इस फंक्शन को आप कर दोगे वर्चुअल। जब आप इस फंक्शन को वर्चुअल कर दोगे तो अब इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि किस टाइप की चीज़ से कॉल किया जा रहा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि उसके अंदर एड्रेस किस चीज़ का है। अगर आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट या पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हो, ये देखा जाएगा कि इसके अंदर एड्रेस किस चीज़ का है, एंड देयर इज़ योर आउटपुट के दिस इज़ इट। देख लें, आपके सामने आउटपुट है, टेक योर टाइम। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ आपके जो एम्प्लॉई के अंदर जो जिस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो ना आप, पेरेंट क्लास के अंदर आपने उसको बना दिया वर्चुअल। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट आप देना चाहते हैं, कोई आप पूछना चाहते हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, कोई क्वेश्चन कोई इनपुट आपकी इस पे हो तो मुझे बताएं ज़रा। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जाहिद खान क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा लिखिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें।
ठीक है अब्दुल करीम, नोटेड। सीआर को भी ज़रा बता दें ये बात जो आपने मुझे लिख के भेजी है। कंसेप्ट में एक और दफ़ा क्लियर करूँगा, कंसेप्ट में एक और दफ़ा क्लियर करूँगा। आई जस्ट वांट कि आपको अभी जो मैंने काम किया चेंज करके, वो आपको बात समझ में आई या ना आई, इसके एडवांटेजेस क्यों, कहाँ, कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी अभी जो करने से फ़र्क पड़ा, इसमें कोई क्वेश्चंस? ठीक है जी, सो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं, ज़रा हम सहारा लेते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स का, और फिर इस फंक्शन को, इस वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ आ गई पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस। पहली चीज़ तो हमने ये सीखी कि अ डिराइव्ड क्लास, a parent classes pointer can hold the address of a child classes object। ये काम तो हमने पहला काम हमने यही सीखा, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास की टाइप का है पॉइंटर, लेकिन उसमें एड्रेस चाइल्ड क्लास का आ रहा है, सो इट इज़ टोटली लीगल, ये हो सकता है। द टाइप ऑफ एक्चुअल इंस्टेंस, नॉट द डिक्लेयर टाइप, डिटरमाइंस विच मेथड इज इन्वोक्ड। इंस्टेंस जिस टाइप का है उस टाइप से डिटरमाइन हो रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जिस तरह हमने यहाँ पर फू कॉल किया था विदाउट मेकिंग इट वर्चुअल, विदाउट मेकिंग इट वर्चुअल जब हमने कॉल किया था, तो ये देखा जा रहा था कि इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप अगर एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय टाइप का है ये, तो फू एम्प्लॉय का कॉल हो रहा था। इसकी टाइप देखी जा रही है रादर देन कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस आर देयर फॉर रिजॉल्व एट रन टाइम, नॉट ड्यूरिंग कंपाइलेशन। दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। तो ये जो कंसेप्ट है ना, सिंपल यही कंसेप्ट कि आप एक पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल सकते हो। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस और डायनामिक बाइंडिंग। ये बात तो सिर्फ ये हो गई कि आप उसमें एड्रेस डाल सकते हो, देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट पे आते हैं, एंड सपोज द फॉलोइंग इनहेरिटेड क्लास ब्रावो फ्रॉम अल्फा, पॉइंटर ऑफ अल्फा कैन हैव अ रेफरेंस टू ब्रावो। वही चीज़ जो कि मैंने अभी बताई आपको। अ पॉइंटर टू पेरेंट क्लास कैन हैव अ रेफरेंस टू अ चाइल्ड क्लास। इस तरह हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमने काम किया हुआ है, जो स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है और जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें और यहाँ पर जो आप असाइन कर रहे हो, इसमें क्या फ़र्क है? कैन यू टेल मी? This is also small a. Can you tell me the difference between these two? कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है और यहाँ पर क्या काम हो रहा है? गुड। स्लाइड में जो है वो न्यू के थ्रू नया ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। ये आपने अल्फा का नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस ALP में डाला, ब्रावो का नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस ALP में डाला, तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप नया ऑब्जेक्ट बनाकर डाल रहे हैं तो भी सही है, अगर कोई पुराना बना हुआ ऑब्जेक्ट है आप उससे एड्रेस डाल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है बस आपने यहाँ पर एड्रेस किससे दिया है, राइट? तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर लिख देते हो कि a=3 लिख रहे हो, या चलें a=64 लिख रहे हो, या a=a लिख रहे हो, तो बात यही है कि वो इंटीजर टाइप का है, इस वजह से उसके अंदर इंटीजर ही सेव होगा, चाहे आप a लिखो चाहे आप 64 लिखो, उसका ASCII सेव होगा। तो चाहे आप पुराने बने हुए ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालो या नया बनाकर ऑब्जेक्ट उसका एड्रेस डाल दो, इट इज़ टोटली लीगल कि आप चाइल्ड क्लास का एड्रेस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में डाल सकते हो, और पेरेंट क्लास के पॉइंटर में अपना एड्रेस तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस की बात हो गई। इसी तरह बिल्कुल ये भी आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं वर्चुअल फंक्शंस के ऊपर। अ मेंबर फंक्शन इन C++ विल बी कॉल्ड वर्चुअल इफ इट यूजेस द कीवर्ड वर्चुअल इन इट्स प्रोटोटाइप। जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाया कि कैसे बनाया वर्चुअल फंक्शन, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं की, सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप के आगे लिख दिया वर्चुअल, दैट्स इट। जब उसके आगे वर्चुअल लिख देंगे आप, तो इसका मतलब है कि वो वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब वर्चुअल फंक्शन होता क्या है? कीवर्ड, यस, वर्चुअल कीवर्ड है। वर्चुअल आप लिख देंगे, जिस तरह से पब्लिक एक कीवर्ड है, आप पब्लिक लिख देंगे किसी फंक्शन के आगे, वो पब्लिक हो जाएगा, प्राइवेट लिख दें प्राइवेट हो जाएगा। इसी तरह वर्चुअल एक कीवर्ड है, वो आप फंक्शन की प्रोटोटाइप से पहले लिख देंगे। रिमेंबर, सिर्फ प्रोटोटाइप से पहले लिखेंगे, डेफिनेशन से पहले नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन का मतलब ये है कि CPP फाइल में जाकर भी आप अलग से नहीं लिखेंगे, सिर्फ जहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो सिर्फ एक दफ़ा आपने लिख दिया वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल हो गया। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे तो मेंबर फंक्शन वर्चुअल हो जाएगा।
In order to understand the use of virtual functions, let's take an example of class employee which inherits manager and salesman. वही example जो कि आपकी क्लास की क्लास में भी यूज़ हो रही है, उसी को हम देखते हैं और हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज कि हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी 1000 रुपये। अगर हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है, हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी 1000 रुपये। सिनेरियो समझिएगा, अभी 1 मिनट के लिए वर्चुअल फंक्शंस को छोड़ दें। हर एम्प्लॉय की सैलरी 1000 होगी। अगर वो एम्प्लॉय मैनेजर है तो उसकी 500 ज़्यादा होगी, यानी कि टोटल उसकी 1500 हो जाएगी। अगर वो एम्प्लॉय सेल्समैन है तो उसकी 300 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि टोटल 1300 हो जाएगी। यानी कि मैनेजर की सैलरी हो जाएगी 1500 और सेल्समैन की हो जाएगी 1300। लेकिन अगर कोई बंदा ना ही मैनेजर है ना ही सेल्समैन है, ही इज़ जस्ट एन एम्प्लॉय, किसी और टाइप का है, हमने उसको डिफाइन नहीं किया। अगर वो बंदा सेल्समैन भी नहीं है और मैनेजर भी नहीं है, सिंपल सिंपल एक एम्प्लॉई है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 1000। अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हम ये चाह रहे हैं कि सपोज अ मेंबर फंक्शन कैलकुलेट सैलरी इज ओवर रिडन फ्रॉम पेरेंट क्लास। एम्प्लॉय के अंदर हम ऑब्वियसली एक कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन के अंदर आप सैलरी कितनी कर दोगे एम्प्लॉय की? 1000। इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें वर्चुअल फंक्शन को। कैलकुलेट सैलरी विल शुड रिटर्न 1000। एम्प्लॉय की सैलरी क्या होनी चाहिए? 1000। लेकिन अगर यही फंक्शन आप ओवरराइड करते हो मैनेजर में तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1500। अगर यही फंक्शन आप ओवरराइड करते हो कैलकुलेट सैलरी का सेल्समैन में तो वो क्या रिटर्न करना चाहिए उसको? 1300। 1000, 1500 एंड 1300। लेकिन ऐसा होगा नहीं अनलेस आप वर्चुअल फंक्शन बनाओ। यानी अगर हम इसी प्रॉब्लम को हम अपनी एग्जांपल में आते हैं और हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज फू के अंदर ही चलें, ये काम कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ फू लिखने के बजाय मैं लिखता हूँ कि एम्प्लॉयज़ सैलरी सैलरी प्रिंट कर देते हैं। सी आउट 1000। ठीक है, ये कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन समझें ये है। तो भाई सैलरी का फंक्शन एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी? 1000। इसी तरह मैनेजर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1500, 500 मोर। इसी तरह सेल्समैन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1300। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और मेन में, इससे पहले चले हम प्रिंट भी करवा लेते हैं कि ये चीज़ है क्या एक्चुअली। सी आउट मैनेजर्स, सॉरी एम लिख देते हैं बस। एम के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, ज़रूरी नहीं है। एस के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। ईपीटीआर के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है और ई के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखें ईपीटीआर के अंदर अभी मैं सिंपली ई का ही एड्रेस लिख रहा हूँ। ई का ही एड्रेस है, यानी कि भाई एम्प्लॉय ही है, अलग कोई एड्रेस नहीं है। तो इसको हम रन करते हैं और इसका हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि क्या आ रहा है। द रिजल्ट इज़ दिस। ई के थ्रू जब हम कॉल कर रहे हैं फू को तो क्या हो रहा है? 1000। ई पी टी आर के थ्रू कॉल कर रहे हैं तब भी 1000। एम के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो 1500। एस के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो 1300, बिकॉज दीज आर ओवर रिडन फंक्शंस। और अब एम के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो एम का कॉल होगा, एस के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो इसका कॉल होगा, ई के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो ई का कॉल होगा, ई पी टी आर के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो ई पी टी आर का कॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस भी ई का है और ये टाइप भी इसकी एम्प्लॉय ही है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। लेट्स सपोज इसी चीज़ के अंदर यही काम मैं ईपीटीआर के थ्रू करवाना चाहूँ। कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि ईपीटीआर इक्वल टू, जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ तब तक आप वो सारी चीज़ें भी समझ लें जो कि मैं टाइप कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा। इसको रिमूव ही कर देता हूँ मैं, ई के थ्रू तो हमेशा वही कॉल होगा। सही। अब देखें,
मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं बनाए। अब आप अगर देखें तो ये स्टेटमेंट सब में सेम है, दिस इज द सेम स्टेटमेंट। यहाँ पर ये चीज़ क्या प्रिंट करेगी, व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रिंट होगा? अब मैं काफ़ी आगे चीज़ें कर कर के मिटा के दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। ई पी टी आर फू में क्या प्रिंट होगा? रिमेंबर एम्प्लॉय के अंदर जो फंक्शन है उसमें 1000 प्रिंट हो रहा है, मैनेजर में 1500 और सेल्समैन में 1300। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 1000। ओके, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ठीक है, 1500। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 1300। राइट, लेट्स ट्राई टू रन इट। सबके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? हाँ, 1000 ही प्रिंट हो रहा है हर जगह। इसको भी मैं ई लिख देता हूँ कि भाई जब ई का एड्रेस है तो, जब ई का एड्रेस है इसके अंदर, जब ई का एड्रेस है तब भी ये 1000 प्रिंट कर रहा है। इसके अंदर जब एम का एड्रेस हम डाल देते हैं तब भी ये 1000 प्रिंट कर रहा है। इसके अंदर जब एस का एड्रेस डाल देते हैं तब भी ये 1000 प्रिंट कर रहा है। अगेन देख लें, 1000 ई का एड्रेस लेकर भी 1000 प्रिंट कर रहा है, एम का एड्रेस लेकर भी 1000 प्रिंट कर रहा है, एस का एड्रेस 1000 लेकर प्रिंट कर रहा है। यानी कि जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, आई एम रिपीटिंग दैट, के फू का फंक्शन जब भी कॉल हो रहा है इट इज़ नॉट सीइंग कि इसके अंदर क्या है, इट इज़ ओनली सीइंग कि इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल कर लो। इसकी टाइप है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल कर लो। इसकी टाइप है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल कर लो। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये ना देखा जाए कि ये किस टाइप का है, बल्कि ये देखा जाए कि इसके अंदर किसका एड्रेस है और उस हिसाब से फू को कॉल किया जाए, तो हम पेरेंट क्लास के अंदर इस फू के फंक्शन को बना देंगे वर्चुअल। जब हम ये काम करेंगे तो अब जब ई पी टी आर के अंदर एड्रेस ई का होगा तो 1000 प्रिंट होगा, जब एड्रेस एम का आ जाता है तो 1500 प्रिंट होता है, जब एड्रेस एस का आता है तो 1300 प्रिंट हो जाता है। ये चीज़ हो जाती है पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस। इसको क्या कहा जाता है, जो मैंने अभी सेलेक्ट की है चीज़, इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फिक का मतलब होता है शक्ल चेंज अगर हो रही है तो, शक्ल के लफ्ज़ों में आता है मॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें। पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस, पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस का मतलब ये है कि दिस इज़ द सेम रेफरेंस लेकिन इसकी शक्लें चेंज हैं, इसके अंदर चीज़ें चेंज हैं। ये देखें, ये चीज़ चेंज है, एक्चुअली ये अलग है, दिखने में एक जैसी हैं लेकिन अलग हैं, अंदर इनके अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बात तो हो गई पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस कि भाई आप एक टाइप के रेफरेंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें डाल सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग का मतलब ये है कि रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन से फू को कॉल करना है। इसमें अगर एड्रेस ई का है तो ई का कॉल होगा, एम का आ जाता है तो एम का कॉल हो जाएगा, एस का आ जाता है तो एस का कॉल हो जाएगा। ये काम रन टाइम पर हो रहा है। वाई? बिकॉज दैट फंक्शन इज नेम्ड एज अ वर्चुअल फंक्शन। जब आप एक फंक्शन को वर्चुअल बना देते हैं तो यू कैन अचीव डायनामिक बाइंडिंग, यानी कि रन टाइम के ऊपर ये चेंज कर सकता है कि कौन से फू को कॉल किया जाए इफ़ यू आर मेकिंग वर्चुअल फंक्शंस। अगर आप वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमने जिस तरह से देखा कि ई पी टी आर की टाइप देखी जाएगी विच इज़ नॉट चेंजिंग, विच विल नेवर चेंज थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। जो आपने बना दिया एम्प्लॉय की टाइप का है तो एम्प्लॉय की टाइप का ही रहेगा, एम्प्लॉय की टाइप का ही हमेशा फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अगर आप फंक्शन को वर्चुअल बना देते हैं तो फिर डायनामिक बाइंडिंग अचीव हो रही है, यानी कि फू का फंक्शन ये देखेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई है, उस हिसाब से फू के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये नहीं देखेगा कि ये किस टाइप का है। अब बताएं क्या क्वेश्चन, कोई क्यूरी अगर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूं। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताएं।
अच्छा ठीक है, यू आर आस्किंग कि वर्चुअल बैकग्राउंड में किस तरह से काम कर रहा है। तो एक्चुअली इसका जो काम यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, वर्चुअल का काम ऑलमोस्ट वही है। बैकग्राउंड में ये इस तरह से काम कर रहा है कि जब आप वर्चुअल फंक्शन बनाते हो, आपने इसको वर्चुअल फंक्शन बना दिया, इट मीन्स कि दिस फंक्शन वुड बी कॉल्ड विया, क्या कहते हैं उसको, कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर रादर देन इट्स टाइप। यानी कि अगर आपने वर्चुअल फंक्शन बना दिया है किसी फंक्शन को, तो इट मीन्स कि आप इस फंक्शन को जब ओवरराइड करेंगे तो आप मुख्तलिफ तरह के पॉइंटर्स से इसकी ओवर रिडन डेफिनेशंस को कॉल कर सकते हैं, राइट। इसकी ज़रूरत शायद आपको कहीं पेश आई हो, शायद आपको अभी तक पेश ना आई हो, लेकिन आगे चल के आएगी। जो कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी कि अगर ऐसा हम चाह रहे हो कि ये हो, देखिए अगर मैं इसको वर्चुअल नहीं बनाऊंगा तो आप इसको बेशक कितना ही ओवरराइड कर दें, आप इस तरह से इसकी पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस अचीव नहीं कर सकते। पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ईपीटीआर के अंदर एड्रेस तो आप डाल सकते हैं, लेकिन डायनामिक बाइंडिंग नहीं हो पाएगी अगर आप फंक्शन को वर्चुअल नहीं बनाते। तो वर्चुअल फंक्शन का बैकग्राउंड भी एक्चुअली यही है कि इफ़ यू वांट के कंटेंट को देखा जाए कि भाई किस चीज़ का एड्रेस है, उसके हिसाब से फू की डेफिनेशन को रन किया जाए, तो जिसको हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। अगर डायनामिक बाइंडिंग आपने अचीव करनी है तो योर फंक्शन शुड बी वर्चुअल। और जब आप वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करते हैं तो वो उसी तभी रन हो सकता है जब आप उसको एक्चुअली या तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें या किसी ऐसे पॉइंटर के थ्रू कॉल करें जो कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर रहा हो, तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय के टाइप का ऑब्जेक्ट बना देंगे और आप ये समझेंगे कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन इनहेरिट हो गई और एम्प्लॉय की डेफिनेशन ही चलेगी, तो वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप इसको वर्चुअल ना बनाएं। ठीक है, आई थिंक मैंने स्टार्ट में भी ये बात कही थी और मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इट विल गेट अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, बट अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं अभी साथ साथ, तो जब आपका कोड कॉम्प्लेक्स कोड की तरफ आप जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको ये बातें समझ में याद रहेंगी और आप इस पर काम कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? महर खान न्याजी का मेरे पास मैसेज आया है कि उनकी लाइट चली गई है, तो अटेंडेंस कर ली जाए। तो सीआर ज़रा ये नोट कर लें, जब आप मुझे अटेंडेंस की ईमेल भेजेंगे तो साथ में ये भी लिख के भेज दीजिएगा। महर खान न्याजी, ओके ठीक है जी। यहाँ तक तो बात हो गई वर्चुअल फंक्शंस की। अब स्लाइड्स के ऊपर दोबारा आते हैं कि भाई ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। वर्चुअल फंक्शन आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप उस फंक्शन की प्रोटोटाइप से पहले वर्चुअल लिख दें, तो आपका फंक्शन जो है वो वर्चुअल बन जाएगा। और इसको हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं कि इन्वोकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस दिस थिंग इज होल्डिंग। So remember that in C++ dynamic binding is possible when the function to be overridden is in base class is made a virtual function। तो dynamic binding कब possible हो सकती है? जब base class के अंदर जो function आप override कर रहे हैं वो function virtual बनाएं अगर आप parent class में, तब आप इसको dynamic binding achieve कर सकते हैं। If the function is not made virtual in base class, the polymorphic nature of its invoking यानी कि dynamic binding will not be possible। जो polymorphic nature है वो achieve नहीं हो पाएगी। डायनामिक बाइंडिंग इज कॉल्ड सच बिकॉज इट डिसाइड्स विच फंक्शंस टू इन्वोक एट द रन टाइम। इसको डायनामिक बाइंडिंग क्यों कहा जाता है? इस वजह से क्योंकि ये रन टाइम पर देखता है कि कौन से फंक्शन को इन्वोक किया जाए, राइट। ये डबल स्लाइड आ गई है, ठीक है जी। यहाँ तक बात होगी वर्चुअल फंक्शन की। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक एंड दैट इज नॉन एज प्योर वर्चुअल फंक्शंस। प्योर वर्चुअल फंक्शंस। सो मैं इसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस करने में शायद आपको कंफ्यूजिंग हो जाए थोड़ा सा ये चीज़, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट। कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसका कोड भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली काम क्या है प्योर वर्चुअल फंक्शंस। सो प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर जस्ट लाइक वर्चुअल फंक्शंस। जिस तरह से ये फंक्शन बनाया ना मैंने, ये वर्चुअल फंक्शंस था, और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है। प्योर वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि वर्चुअल तो हो ही, वर्चुअल तो हो ही, लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर उसकी कोई डेफिनेशन ना हो।
सिर्फ उसकी प्रोटोटाइप दी जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई एम्प्लॉय की कोई सैलरी नहीं होगी, या तो वो बंदा मैनेजर होगा या वो सेल्समैन होगा, नॉर्मल एम्प्लॉय कोई नहीं है हमारे पास, या तो सिर्फ मैनेजर है या फिर सेल्समैन है। अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि मैनेजर की सैलरी होगी 1500, सेल्समैन की सैलरी होगी 1300 और एम्प्लॉय की कोई सैलरी नहीं होगी। तो अगर एम्प्लॉय की कोई सैलरी नहीं होगी तो फिर इस फंक्शन को क्या प्रिंट करना चाहिए? 1000 प्रिंट नहीं करना चाहिए ना इसको, इस फंक्शन को कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहिए, राइट? बात समझ में आ रही है? साथ साथ है मेरे। अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है, आप ये चाहते हैं कि भाई जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उसके अंदर फंक्शंस में ये काम होगा, लेकिन पेरेंट क्लास में ये काम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से तब समझ सकते हैं जब आप कोई ऐसी ऐसी एग्जांपल सोचें जिस एग्जांपल में ये चीज़ अप्लाई हो रही हो। जिस तरह एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, शेप की एग्जांपल। लेट सपोज एक क्लास है शेप, और उससे आप इनहेरिट कर रहे हो से रेक्टेंगल और स्क्वायर। आपने क्लास बनाई शेप, उससे आप इनहेरिट कर रहे हो रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब रेक्टेंगल के अंदर आपने लेंथ बना दी है, विड्थ बना दी है, इसी तरह स्क्वायर के अंदर भी आपने लेंथ और विड्थ बना दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि स्क्वायर के अंदर एक फंक्शन है जो कि प्रिंट कर रहा है लेंथ और विड्थ, इसी तरह रेक्टेंगल के अंदर भी एक फंक्शन है जो कि प्रिंट कर रहा है लेंथ और विड्थ। तो ये जो दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, स्क्वायर के अंदर जब प्रिंट होगा तो स्क्वायर की लेंथ और विड्थ प्रिंट होगी, रेक्टेंगल के अंदर जब प्रिंट होगा तो रेक्टेंगल की विड्थ और जो है लेंथ प्रिंट होगी। शेप के अंदर जब मैं ये चीज़ प्रिंट करना चाहूँगा या लेट से कुछ प्रिंट करना चाहूँगा, तो क्या लेंथ और विड्थ शेप की मैं प्रिंट कर सकता हूँ? शेप की लेंथ और विड्थ में प्रिंट कर सकता हूँ? यस, मे बी नॉट। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शेप तो एक ऐसी क्लास है जो कि एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी कोई चीज़, उसको आपने बनाया इसलिए है। अब सुनिएगा ये बात, उसको आपने बनाया इसलिए है ताकि उससे आप इनहेरिट कर सको जो एक तरह की शेप्स हैं। यानी कि द थिंग इज, कि लेट सपोज शेप की क्लास है, या लेट से एक रेक्टेंगल की क्लास है और एक स्क्वायर की क्लास है, लेट से एक ट्राइंगल की क्लास भी है, और इसके अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एरिया। ट्राइंगल का एक एरिया होता है, स्क्वायर का भी एक एरिया होता है, रेक्टेंगल का भी एक एरिया होता है, शेप का होता है नहीं होता? यस, शेप का एरिया होता है, ठीक है, लगा देते हैं शेप का एरिया। अब एक मिनट के लिए कंसिडर करें कि लेट सपोज कि मैं मेन के अंदर आता हूँ और शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस, ठीक है, और उस एस के थ्रू कॉल करता हूँ प्रिंट शेप, प्रिंट एरिया। कैसे कैलकुलेट होगा इसका एरिया? आई कैन टेल यू कि रेक्टेंगल का किस तरह से होगा, पता है कैसे होगा? लेंथ इंटू विड्थ। इसका भी होगा लेंथ इंटू विड्थ। इसका होगा, क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 पाई आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। नो, वो सर्कल का होता है। बहरहाल ट्रायंगल का भी एक एरिया होता है, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है। लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, समथिंग समथिंग। तीनों के एरिया, तीनों के फंक्शन अलग अलग डेफिनेशन रख रहे होंगे। प्रिंट एरिया के फंक्शन की डेफिनेशन मुख्तलिफ होंगी तीनों की। इसकी डेफिनेशन में क्या होगा? इस कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी सोल्यूशन आपके सामने फ़ायदेमंद साबित होगा।
यस, एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि लेट सपोज कि मैं यहाँ से ये चीज़ मिटा देता हूँ। देखिए, आपने एक की कंसेप्ट मिस कर दिया इनहेरिटेंस का, जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए था। एक मिनट के लिए दोबारा देखें। रेक्टेंगल की क्लास है, प्रिंट एरिया का फंक्शन है, क्योंकि रेक्टेंगल का एक एरिया होता है, उसने प्रिंट करना है। बात समझ में आ गई। स्क्वायर है, स्क्वायर का एक एरिया होता है, प्रिंट एरिया का फंक्शन लेंथ इनटू विड्थ करेगा, होना चाहिए। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अंदर भी एक एरिया है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था तब हमारी ये बात हुई थी, और अब मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसका फ़ायदा अभी आपको नज़र आएगा। वो ये कि अगर आपकी मल्टीपल क्लासेस के अंदर, असाइनमेंट के अंदर भी मैंने इस तरह की एक दो चीज़ें रखी हैं, अगर आपकी मल्टीपल क्लासेस के अंदर कॉमन चीज़ें आ रही हैं, तो बजाय इसके कि आप वो कॉमन चीज़ें अलग अलग लिखें, आप वो एक ही जगह लिखें और सिर्फ उस क्लास से इनहेरिट करवा लें इन तीनों क्लासेस को। यानी कि बजाय इसके कि मैं प्रिंट एरिया यहाँ लिखूँ, डिफाइन डिक्लेयर करूँ, यहाँ डिक्लेयर करूँ या यहाँ डिक्लेयर करूँ, मैं सिर्फ शेप की क्लास में डिक्लेयर करूँ और सारी चीज़ों को, सारी क्लासेस को शेप से इनहेरिट करवा लूँ। तीनों क्लासेस में आ जाएगा ये चीज़, प्रिंट एरिया का फंक्शन तीनों क्लासेस में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? प्रिंट एरिया का फंक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बट द इशू इज़ कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। यानी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी, आप इसको दोबारा बनाओगे नहीं फंक्शन को, इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वुड बी समथिंग लाइक लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वुड बी समथिंग लाइक लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि सेम होगा। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वुड बी से 1/2 बेस इनटू हाइट कह रहे थे शायद स्टूडेंट्स, यही होता होगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है भाई, कंसेप्ट पता लग रहा है ना उन लोगों को कि एक्चुअली मसला क्या है। मसला ये है कि आपने इससे डिराइव तो कर लिया इस सबको, इसको भी ड्राइव कर लिया, इसको भी ड्राइव कर लिया, इसको भी ड्राइव कर लिया, इस फंक्शन को आपने ओवरराइड कर दिया यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बट एक्चुअल इसकी डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, वी डोंट नो दैट। और हम ये भी चाह रहे हैं कि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस भी आ जाए, यानी कि भाई पॉइंटर बने शेप टाइप का, और उस शेप टाइप के पॉइंटर में अगर रेक्टेंगल का एड्रेस है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अगर स्क्वायर का एड्रेस है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अगर ट्राइंगल का एड्रेस है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर शेप का हो तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। लेकिन वी डोंट नो कि इसकी डेफिनेशन में एक्चुअली होना क्या चाहिए। तो अगर आप ये काम कर रहे हो कि आप एक वर्चुअल फंक्शन बनाओ जिसकी डेफिनेशन आप पेरेंट क्लास में ना दो, देना ना चाहो, और सिर्फ उसको ओवरराइड करना चाहो चाइल्ड क्लासेस के अंदर, तो आप उस फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हो, या उस फंक्शन को आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हो। और उसके करने के तरीका सिर्फ ये है कि आप उसकी डेफिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो कर दो। आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ये फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। और प्योर वर्चुअल फंक्शन बनने का मतलब ये है कि अब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी डेफिनेशन आप दे ही नहीं रहे हो। आपने सिर्फ ये फंक्शन इसलिए लिखा ताकि ये इसकी चाइल्ड क्लासेस में आ जाए, ओवरराइड हो सके। आपने इसको बना दिया प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बना दिया? यानी कि जिस तरह आपने यहाँ पर वर्चुअल बनाया था, अगर मैं इसको कर दूँ इक्वल टू ज़ीरो तो ये फंक्शन बन जाएगा। इसकी मैं डेफिनेशन देना ही नहीं चाह रहा, तो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दूंगा और इसको कह दूंगा कि इसकी डेफिनेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये फंक्शन सिर्फ इसलिए है ताकि इससे मैनेजर इनहेरिट कर सके और सेल्समैन इनहेरिट कर सके। तो अगर ये सिचुएशन आपके पास आए और आपको एक फंक्शन ऐसा बनाना पड़े जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉर द सोल पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ हो, तो उस फंक्शन को आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना सकते हो। और प्योर वर्चुअल का मतलब ये है कि इतना वर्चुअल है वो कि उसकी अपनी डेफिनेशन पेरेंट में मौजूद ही नहीं है।
प्योर वर्चुअल फंक्शन है, सिर्फ ओवरराइड करने के लिए बनाया है आपने, इनहेरिट करने के लिए बनाया है, अपना काम करने के लिए कोई नहीं बनाया आपने। और हमारे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में भी कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज कि इफ द इन द प्रीवियस एम्प्लॉय एग्जांपल सपोज दैट वी डू नॉट वांट द PKR 1000 बेस सैलरी फॉर एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय की कोई सैलरी नहीं होगी, नो सैलरी फॉर ओनली एन एम्प्लॉय। मैनेजर की सैलरी 1500 होगी, सेल्समैन की सैलरी 1300 होगी, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी कोई नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय की कैलकुलेट सैलरी के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए? कुछ भी नहीं, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं होगी। और ये फंक्शन आप प्योर वर्चुअल बनाओगे, लेकिन इसके अंदर आप 1500 प्रिंट करोगे, इसके अंदर आप 1300 प्रिंट करोगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसकी डेफिनेशन के आगे इक्वल टू 0 कर दो, डिफाइन नहीं करो, तो दिस वुड बी अ फिनोमेनन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अली मुर्तज़ा पूछ रहे हैं कि अगर हम कॉल करें तो वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। हाँ, अब इसकी एक इसकी और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उसके ऊपर अभी आना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन आपने चूंकि क्वेश्चन कर लिया है तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ वर्बली, बगैर इसके बजाय इसके कि मैं कोड करूँ, मैं इसे वर्बली बता रहा हूँ। और वो ये बात ये है कि अगर आप किसी क्लास के अंदर, पूरी क्लास ये बात सुन लें, इस टॉपिक को हम रिपीट भी करेंगे आगे चल के, अगर आप किसी क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हो, अगर आप किसी क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हो, ये बात नोट कर लें, तो आप उस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर एक क्लास के अंदर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आ गया रेड बॉक्स? और रेड बॉक्स यही कह रहा है, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है, इसके वर्डिंग मैं आपसे छुपा रहा हूँ, वर्डिंग नहीं पढ़ रहा हूँ इसकी, बट द पॉइंट इज कि अगर किसी क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाए तो देयर इज़ नो वे यू कैन मेक अ क्लास ऑफ दैट, मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। वो क्लास अब ऐसी क्लास हो गई है जिसके ऑब्जेक्ट को आप नहीं बना सकते। और इसी तरह से अली मुर्तज़ा का जो सवाल है वो वेरीफाई भी होता है, उसका जवाब भी यही है कि जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर आप उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकते। तो आपका सवाल यही था कि अगर मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन को कॉल करूँगा तो एक्चुअली क्या रन होगा, क्या रिटर्न होगा? तो बात ये नहीं है कि रिटर्न क्या होगा, बात ये है कि आप उसके फंक्शन को कॉल ही नहीं कर सकते, प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर किसी क्लास में है तो आप उसका ऑब्जेक्ट तक नहीं बना सकते, इवन आप उसका डायनेमिक ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसका पॉइंटर बना सकते हैं, डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पॉइंटर बना सकते हैं। और यही सारी कहानी है। आगे चल के हम पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात करेंगे तो इसी कहानी को हम रिपीट करेंगे और इसी के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करेंगे कि आप पॉइंटर तो बना सकते हैं ना इस क्लास का जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अगर पॉइंटर बना सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप उस क्लास के फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं, दूसरी क्लास के फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं, और एक्चुअली डायनेमिक बाइंडिंग भी अचीव कर सकते हैं, और इस तरह की और बहुत से काम भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे यही चीज़ नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी जो हमारे पास टाइम है वो मैंने इसलिए मुख्तस किया है कि असाइनमेंट से रिलेटेड आपके जो क्यूरीज़ और क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उनको एक और दफ़ा वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा। और एक और बात कि आपकी असाइनमेंट के लिए मैंने डेट एक्सटेंड की है वेडनेसडे 29 जुलाई। तो कल आपकी ड्यू डेट थी 25 तक, लेकिन अब आपकी ड्यू डेट 25 नहीं है बल्कि 29 जुलाई तक हो गई है, यानी वेडनेसडे तक आपके पास 4 दिन और हो चुके हैं। आपको मैं संडे तक भी कर सकता, लेकिन संडे में फिर मसला ये है कि उसमें भी बीच में ईद के दिन आ जाएंगे तो आप ऑब्वियसली उसमें तो काम नहीं करेंगे, तो अपना काम उससे पहले ही निपटा दें। आपको मैंने 4 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, उन 4 दिनों को आप अवेल करें और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाएं 29 जुलाई वेडनेसडे। मैं आपके सामने ही बल्कि ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊं, मैं उसकी चीज़ डेट एक्सटेंड कर देता हूं। तब तक आपकी कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरीज असाइनमेंट से रिलेटेड या इवन जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड अगर कोई हैं तो वो मुझे मैसेज करें, मैं फिर उसका जवाब देता हूँ।
इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? व्हाट डू मीन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जो आपको मैंने थोड़ा सा बताया था वो ये था कि आप पर्सन की क्लास से इनहेरिट करेंगे स्टूडेंट और टीचर को। कोर्स को आई डोंट थिंक कि आप किसी से इनहेरिट कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप लेट से पर्सन से इनहेरिट करते हैं कोर्स को तो फिर कोर्स के अंदर फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। तो कोर्स के अंदर तो फ़ोन नंबर नहीं आता, या डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं आता कोर्स के अंदर। तो कोर्स को आप किसी से इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि एम्प्लॉई और सॉरी एम्प्लॉई कह रहा हूँ, स्टूडेंट और टीचर की जो क्लास है उसको आप ज़रा इस तरह से देख सकते हैं कि उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी आप पर्सन के अंदर डाल सकते हैं, ताकि भाई हर जगह आपको वो चीज़ें ना डालनी पड़े। तो ये आप इनहेरिट कर रहे होंगे क्लासेस मुख्तलिफ़ तरह की। आम, क्या करने आया था मैं? असाइनमेंट की डेट। रिमेंबर कि एलएमएस के ऊपर जो आप सबमिशन करवाएंगे वही एप्लीकेबल होगी। ईमेल के ऊपर आप सबमिशन करवाएंगे तो दैट इज़ फॉर अ बैकअप। अगर आपने एलएमएस के ऊपर नहीं करवाई है तो ईमेल के ऊपर अगर आपकी ग्रीवेंस होगी तो फिर आपको मैं दोबारा देख सकता हूँ कि ईमेल के ऊपर कि आपने टाइम पर सबमिट करवाई है या नहीं। लेकिन प्राइमरी सबमिशन शुड बी ऑन एलएमएस। अगर फाइल का कोई इशू या इस तरह का कोई इशू आता है तो आई विल लुक इनटू ईमेल, वरना एलएमएस के ऊपर सबमिशन लाजमी है। सो डेट शुड बी नाउ 29th। और जितने लोगों ने अभी तक असाइनमेंट कर ली है या वो लोग उन लोगों ने काम किया है, तो एक दो बातें मैं उन लोगों से करना चाह रहा हूँ। वो ये कि आपने जितनी भी असाइनमेंट अभी तक किया है, आई थिंक 70-80% तक तो कर ही चुके होंगे। जिसने वो असाइनमेंट की है दे कैन अग्री विद मी कि उस असाइनमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हमने खुद डिस्कस ना की हो क्लास के अंदर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक आधी चीज़ शायद ऐसी हो जो कि हमने स्पेसिफिकली क्लास के अंदर एज अ टॉपिक नहीं पढ़ी, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ आप लोगों को पता थी। फॉर एग्जांपल भाई हमने ये करके नहीं देखा कि भाई कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर क्या कॉल होगा। हमने कंस्ट्रक्टर हर दफ़ा बनाया है। तो अगर मैंने नहीं आपको ये नहीं बताया कि कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये चीज़ तो आप लोगों ने करके भी देखी होगी उसमें प्रैक्टिस वगैरह में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की नई चीज़ें आप लोगों को शायद मिलें, लेकिन आई थिंक सारे वो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आपकी असाइनमेंट के ऊपर, असाइनमेंट के अंदर जो कि आपने क्लास के अंदर पढ़े हैं। उसमें ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कंसेप्ट, वो एक तो इनहेरिटेंस का है ऑब्वियसली, और जो आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है आई थिंक असाइनमेंट के अंदर, वो है कंपोजिशन और एसोसिएशन और एग्रीगेशन। क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि कोर्स का ऑब्जेक्ट बना दें आप, स्टूडेंट की क्लास के अंदर कोर्स का डाटा भी होगा, तो अब आपके ऊपर है कि आप वहाँ पॉइंटर बनाते हैं, आप वहाँ डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आप वहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें कंपोजिशन और इस तरह की चीज़ें, ये जब आपस में कनेक्ट होंगी तो फिर हम क्या करेंगे। सेम इज़ द केस कि इसमें आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कॉन्स्ट रखनी पड़े। कॉन्स्ट को आप कैसे डील करोगे वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उसको असाइनमेंट में अगर ऐड करेंगे तो हो सकता है आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। इट्स नॉट रिलेटेड टू असाइनमेंट बट इट कैन बी यूज्ड। तो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों को, कुछ सवालों के जवाब दे दूँ, अगर टाइम बचता है तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी आता हूँ। मिड और फाइनल, मिड नहीं होंगे आपके, मिड के मार्क्स एडजस्ट हो गए हैं। और जो फाइनल है, फाइनल एग्ज़ाम आपका कब होगा ये अभी तक मुझे भी बताया नहीं गया है। देखते हैं कब होता है। आज हमारा आई थिंक 10th या 11th वीक चल रहा है, 3-4 वीक्स तो और लगेंगे ही, उसके बाद होगा। सो इट वुड बी समथिंग अराउंड अगस्त, स्टार्ट ऑफ अगस्त, और सॉरी एंड ऑफ अगस्त और इन द सितंबर। सो ऐसे ही होगा कुछ। ओके, ईमेल कर दें मुझे शकीब, ईमेल कर दें। अच्छा, मोहम्मद हन्नान पूछ रहे हैं असाइनमेंट 2 में पर्सन की जो क्लास है उसके लिए वैल्यूज़ पास करें या ना करें, और पर्सन। अच्छा ठीक है, आप कर सकते हैं, आप करना चाहें कर दें। सेटर गेटर्स को बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, फिर हमसे हमें फ़ायदा ये होगा इससे। तो आप बेशक वैल्यूज़ पास कर दें, वैल्यूज़ पास करें। ऐसे ना करें कि पर्सन की क्लास में को आप यूज़ ही ना कर सकें। पर्सन की क्लास भी इंडिपेंडेंटली यूजेबल होनी चाहिए मोहम्मद हन्नान। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास होगी या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज अभी जो छुट्टियों का नोटिफिकेशन आया है दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल का है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अनाउंस करेगी तो उसके थ्रू हम चलेंगे कि कितने दिन हमने क्लासेस मिस करनी है जो छुट्टियां होंगी।
तो फ्राइडे टू संडे का जो आया है नोटिफिकेशन, दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो मोस्टली वही फॉलो होगा, अगर नहीं होता है तो फिर उसके हिसाब से आप देखिएगा। अभी ऑफिशियली मैं आपको ये नहीं कह सकता कि फ्राइडे की क्लास नहीं होगी। मुदस्सिर अकरम पूछना ओपन बुक होगी सर? मुदस्सिर अकरम, अगर मैं आपको कहूँगा कि ओपन बुक आपने बुक नहीं खोलनी, तो क्या सब स्टूडेंट्स गारंटी देते हैं कि कोई बुक नहीं खोलेगा? बिकॉज यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑनलाइन, सो हाउ कैन वी वेरीफाई आप बुक खोल रहे हैं या नहीं? सो इस सिचुएशन में आप ये देख सकते हैं कि ओपन बुक ही रखना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि ओपन बुक अगर हम रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके पास इजाज़त हो जाएगी एक तरह से। चीटिंग करने के लिए आप बुक नहीं खोलेंगे, इजाज़त के साथ बुक खोलेंगे, लेकिन ये है कि फिर उसका तरीक़ेकार भी पेपर का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यूज़र से आप इनपुट नहीं ले सकते तो फर्स्ट टू क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, आप यूज़र से इनपुट ले लें भाई इब्राहिम उस्मान, आप यूज़र से इनपुट ले लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यूज़र से इनपुट ले लें। ओके ठीक है, आपने कर दी है ना ईमेल? मैं ईमेल का मैंने आपको कहा है कि जवाब मैं दूंगा। आई एम प्लानिंग के जो असाइनमेंट 2 आ जाएगी, तो असाइनमेंट 2 के जब मैं मार्क्स अपलोड करूँगा तो जिनकी भी क्यूरीज आई हुई हैं क्यूज़ के मार्क्स से रिलेटेड और असाइनमेंट के मार्क्स से रिलेटेड, मैं उनको भी जो है देख लूँगा। तो तब तक आप वेट कर लें, या उसके बाद एक हफ़्ता शायद और लगे, तो तब मैं आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दे दूँगा। हसानुल हक पूछ रहे हैं कि क्या ये मिड का अल्टरनेटिव है? नहीं, है मिड का अल्टरनेटिव नहीं है। मिड का अल्टरनेटिव सब चीज़ें हो गई हैं अब। आई मीन के मिड आप जब मिड के अल्टरनेटिव में 20 नंबर की असाइनमेंट नहीं है, मिड के अल्टरनेटिव में 10-10 नंबर की 2 असाइनमेंट हो गई हैं। तो हमारी 10 नंबर की सारी असाइनमेंट्स होनी थी पहले, अब 10 नंबर की 2 असाइनमेंट्स हो गई हैं। इसी तरह क्विज़ हमारे 5 नंबर के सारे होने थे, अब क्विज़ जो हैं वो 30 नंबर के सारे होंगे। 5-5 नंबर का, 10-10 नंबर का एक क्विज़ है, तो वो डिवाइड हो गए हैं सब चीज़ों के अंदर, अल्टरनेटिव नहीं है ये। अटेंडेंस ज़रा नोट करके भेज दें। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका शायद लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, तो फिर उस सिचुएशन में अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। अटेंडेंस लेके मुझे काइंडली भेज दें। ओके, पर्सन क्लास का डेटा प्रिंट करें या नहीं? प्रिंट कर दें, पर्सन क्लास का डेटा प्रिंट कर दें। या ऐसा है कि जब आप नेम वगैरह प्रिंट करेंगे ना स्टूडेंट के, तो रादर देन कि आप स्टूडेंट के अंदर नेम प्रिंट करवाएं, आप वहाँ से प्रिंट नेम उसका कॉल कर लें, प्रिंट डेटा उसका पर्सन का। जस्ट एन आइडिया, आप अलग से करना चाहें अलग कर लें, लेकिन पर्सन को जिस तरह से मैंने अभी कहा ना, पर्सन की क्लास इंडिपेंडेंटली यूजेबल भी होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी डेटा प्रिंट होना चाहिए। हाँ, मैंने यही कहा था 3 असाइनमेंट होंगे, उसमें से बेस्ट 2 काउंट होंगे। तो अभी हमारी दूसरी असाइनमेंट चल रही है, तीसरी भी आएगी। अभी 2 असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम तीसरी असाइनमेंट भी लेंगे देंगे, जब हम टॉपिक्स को थोड़ा सा और आगे लेकर चल चुके होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म हो चुकी होगी, टेम्पलेट्स क्लास के हो चुके होंगे, उसके ऊपर भी एक असाइनमेंट देंगे फिर। राइट, ओके, चलें, और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? अच्छा ठीक है, 10 मिनट रह गया, मैं उस चीज़ के ऊपर आता हूँ जो कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ। एंड द थिंग इज़ कि लेट सपोज कि मैं सिर्फ मैनेजर की क्लास की बात करते हैं, बाकी सबको बंद कर देते हैं। छोटी सी चीज़ आपको बतानी है। लेट सपोज कि मैनेजर की क्लास के अंदर, इन सब चीज़ों को भी मैं कमेंट कर दूँ आई थिंक फ़िलहाल। हो गया ना सारा कमेंट? ठीक है, यही मिटा देंगे। लेट सपोज कि मैं मैनेजर की क्लास बनाता हूँ एम, और एम डॉट सेट सेट नथिंग, सेट प्रोजेक्ट है ना। ये चलें, सेल्समैन की क्लास ओपन करते हैं। वाई इज़ इट नॉट टेलिंग मी? कोई इशू है? लेट्स सी। ओके, सेट क्या होता है? सेट टारगेट होता है आई थिंक इसमें। यस, सेट टारगेट। से 7 इसका टारगेट है, और सी आउट है कहीं, गेट टारगेट है ना। ठीक है जी, क्या प्रिंट हो जाएगा?
ठीक है 7 प्रिंट हो रहा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हम वही काम कर रहे हैं। लेट सपोज कि मैं यही काम दोबारा करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक नए ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे कर देता हूँ 12। ठीक है जी, तो यहाँ पर 7, एक में 7 आ गया, दूसरे में 12 आ गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। एडिशनल चीज़ है, आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो आप इंटरनेट पर सर्च करके इसको कर सकते हैं, और इस तरह की हज़ारों चीज़ें आपको करनी चाहिए अलग अलग तरह की यूजेज के हिसाब से। तो ये हो गई 7 और 12। लेट सपोज कि मैं एक यहाँ पर इंटीजर बनाता हूँ से नम, और मैं नम को इनिशियलाइज कर देता हूँ, MIL के थ्रू कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। नम को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, या इसका नाम नम नहीं, इसको नाम रखते हैं काउंटर। और इसका काम पता है क्या है? इसका काम ये है कि ये काउंट करेगा कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बने। ये काउंट करेगा कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बने, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 1। अगर दूसरा बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 2, एंड सो ऑन। अब इशू ये है कि इसको आपने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। इशू समझ लें ज़रा, उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ एक वर्ड बताऊंगा और आप जाके खुद रिसर्च करेंगे उसके ऊपर कैसा हो सकता है या नहीं। इशू ये है कि जब मैं S बनाता हूँ तो जिस तरह से मैंने कहा कि S के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें बनेंगी, यानी काउंटर अलग बनेगा, टारगेट अलग बनेगा, उस काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ W, तो W के लिए भी ये सारी चीज़ें दोबारा बनेंगी और टारगेट बनेगा, काउंटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं से काउंटर प्लस प्लस करता हूँ कहीं, तो आपको ये पता है कि S का काउंटर अलग बना हुआ है, W का काउंटर अलग बना हुआ है। S के काउंटर में अगर प्लस प्लस करूँगा तो S का काउंटर 1 हो जाएगा, W का 0 ही रहेगा। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट का काउंटर अलग अलग बना हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो काउंटर का वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड ना रहे, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ना बने ये कि भाई हर ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक अलग बन रहा हूँ। ये एक ग्लोबल वेरिएबल बने, एक ऐसा वेरिएबल बने जो कि क्लास के ऊपर ग्लोबली रिलाय कर रहा हो। क्लास का नया ऑब्जेक्ट बने तो इसकी वैल्यू दोबारा ना बने, ये दोबारा ना बने ऑब्जेक्ट जो है क्या कहते हैं वेरिएबल, बल्कि बना ये पहले का रहे, इसकी वैल्यू आप चेंज कर सको किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसके लिए आप इस चीज़ को बना दोगे, इसके ऊपर इसकी वर्किंग किस तरह से होगी उसको आप यूज़ कर खुद ही देख लीजिएगा। इसको आप बना सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद हन्नान, आप इस वेरिएबल को बना दोगे स्टैटिक। जब ये वेरिएबल स्टैटिक बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्लास का वेरिएबल बन गया है, अब ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग से नहीं बनेगा, एक ही दफ़ा बनेगा क्लास के साथ। अब इसकी यूजेज वगैरह किस तरह से वो आप लोग देख लीजिएगा। क्लास का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, बस क्लास को एंड कर रहे हैं। अहमद अब्दुल्ला पूछ रहे हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया उनका कोई हल, तो मैंने आपको कह दिया ना कि उनका हल मैं आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर या तो बता दूंगा या फिर ये कि अगली दोनों असाइनमेंट्स सही से करें ताकि आप उन दोनों को बेस्ट काउंट करवा सकें। राइट, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ।